हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वर्क और एनर्जी के कुछ सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीटली वर्क खत्म हो चुका है और एनर्जी में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट किए थे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो चुका है और पोटेंशियल एनर्जी के सेक्शन में हम लोग इन किए थे, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का कई टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज होते हैं, जैसे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें से जो एक पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ऑलरेडी लास्ट क्लास कवर हो चुकी है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि आज उसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सो इस वीडियो का पर्पस मेनली जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, जो कि आपके क्लास 11 के सिलेबस में है। बट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के नाम का एक टॉपिक है, तो हम आपको इंट्रो यहाँ पर दे करके छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका क्लास 12 का पार्ट है। तो क्लास 12 में बहुत डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देकर के इस चीज को फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कॉन्सेप्ट लेकर के। लेकिन मेन जो इस वीडियो का पर्पस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम छोटा सा टॉपिक, जिसका नाम हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और 14th नंबर टॉपिक है। इसका मतलब इसके पहले 13 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं इन डिटेल्स। आगे बात करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? लिख रहा है, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट इंटरैक्ट वाया इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब कुछ नहीं समझ में आया, बहुत डिटेल में समझना भी नहीं है, हम जो बता रहे हैं बस उस बात को याद रखें। लेट सपोज आपके पास दो चार्ज है, चार्ज जानते हैं ना, क्लास 10 तो पास आउट है। लेट सपोज दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। क्लियर है कि नहीं? दिस चार्जेस में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। मतलब एनी चार्ज, दो चार्ज बोला हमने, मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब अगर इन दोनों चार्ज को इस जगह पर रखे हैं, तो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कौन सा एनर्जी होता है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर चार्ज भी इस जगह पर रखा हुआ है किसी 3D स्पेस में, तो उसके पास भी क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। और इन दो चार्ज से एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो डायरेक्टली हम आपको बताने जा रहे हैं। दैट इज U इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। सर 1/4πε0 क्या होता है? इसको पूरा को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्लास 12 में पढ़ेंगे। एक कांस्टेंट है बस, क्लियर है कि नहीं? और साथ में क्या होता है ना, Q1 Q2 बाई आर, Q1 Q2 बाई आर। सर Q1 Q2 क्या है? दो चार्ज है। और R क्या है? दो चार्जेस का बीच का जो सेपरेशन है, उसे हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर? R। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पढ़े थे, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो हमको याद है। अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, अगर बेसिक भी पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो ये बात तो वहां पर बताया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है दोनों के बीच में। दैट में बी अट्रैक्शन, दैट में बी रिपल्सन। ये तो बात आइडिया है आप लोगों को। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मे बी अट्रैक्टिव, दैट मे बी रिपल्सिव। तो फॉर्मूला क्या था, याद करो फोर्स का ना, 1/4πε0 क्या होता था? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था। याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, क्लियर है कि नहीं है? यहां पर बस डिफरेंस क्या है देखिए, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में डिफरेंस क्या है देखिए, याद तो हो जाएगा आराम से। ये तो फॉर्मूला आपको पहले से पता, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अभी आपको फॉर्मूला बता रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। क्यों हुआ? तो आपको लास्ट क्लास ये बताया गया था, फोर्स या फिर कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। आना कि जब U आपको दिख रहा है, इस U के साथ एक डिवाइड में R आ जाएगा, तो R इंटू R क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं पर आएगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं? दिख रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पर अगर F लाना है आपको, ये दिख रहा है F, तो यहाँ 1/4πε0 कैसे आएगा? यहाँ से आएगा। ठीक है सर, Q1 Q2 यहीं से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर R है सर, हमको क्या चाहिए? R स्क्वायर चाहिए। अरे U बाई R तो यहाँ दिख रहा है, अगर ये R के साथ एक और R मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा? R स्क्वायर बनेगा ना। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में जो फॉर्मूला था, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाला। लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट वीडियो में तो हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कवर कर रहे थे, उससे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कवर कर चुके हैं। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दैट। ये हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस।
दो चार्जेस जब एक दूसरे के पास रहे और सेपरेशन कितना हो r का दोनों के बीच का, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। बस अभी के लिए इतना ही बता रहे, क्लास 12 में बहुत डिटेल में बात करना है। अगर आगे बात करते हैं, सुनिए। While for a point charge q at a point in electric field where the potential is v। अब एक और सिचुएशन ले रहे, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लास 10 पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप लोगों को पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है। लेट सपोज द पॉइंट इज हियर, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है q, और इस जगह का जो पोटेंशियल है ये आपको बता दिया गया। इस जगह का पोटेंशियल कितना है, v है। क्लियर है कि नहीं? हर पॉइंट का पोटेंशियल होता है ना अपना अपना, है कि नहीं? तो इस जगह का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कितना है, v है। तो इस सिचुएशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज यहां पर है, तो पोजीशन की वजह से कौन सा एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लास 11th में नहीं पूछेगा, लेकिन बस आइडिया देते हुए चल रहे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो छोटा सा चीज है, क्यों छोड़ के चले जाए। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी यहां कुछ नहीं, वर्क है। क्या है, वर्क है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को हमें चलाना पड़ेगा तो कितना वर्क करेगा, बस यही चीज हम वहां पर बताएंगे डिटेल में, मतलब डेरिवेशन वगैरह करते हुए समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन कवर कर रहे थे ना, उस समय ये बात प्रूफ किए थे। वर्क डन असल में क्या होता है, Q इंटू वी। क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बट वर्क डन ही किसमें कन्वर्ट होता है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी में। इस वजह से ये फॉर्मूला आ गया था। अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, कंसेप्ट का कोई नामो निशान नहीं, फॉर्मूला पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 12th का टॉपिक है। आप चाहो तो मैं पहले ही लिख देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका क्लास 12th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है बच्चा, टेंशन नहीं लेने का, इधर नहीं आएगा। लेकिन चूंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पर कवर करते हुए जा रहे हैं, आपके नोट्स में रहेगा। तो हो सकता है वहां पर कोई टीचर बोले कि ये आपको नहीं पता, तो आप बोलेंगे कि हाँ पता है। ये क्या है, वर्क है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। वर्क इक्वल टू Q इंटू वी पढ़े हो ना, ये पढ़े होगे। V इक्वल टू W बाई क्यू, हाँ कि ना? तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। और यही वर्क बोल रहे पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए वापस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिख रहे हैं, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, असल में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किससे मिलके बन रहा है ना, चार्ज से मिलके बन रहा है, चार्ज से मिलके बन रहा है। तो लिख रहा है एज द चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो इससे एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? छोटा मोटा एक सवाल हमने आपके सामने रखा है, ताकि बहुत ज्यादा डिटेल में इसको लेना नहीं था। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक सवाल आया, when two protons are brought near to one another। मान लीजिए ये जो दो चार्ज दिख रहा है ना, ये दो चार्ज क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया? तो बोल रहा है when two protons are brought near to one another, जब इन दोनों प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लाया जाता है, the potential energy of the system will increase, decrease, remains the same। तो आपको ये देखना होगा कि जब दो प्रोटॉन को पास ला रहे हैं तो रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। जब भी रिपल्सन होगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। यस और नो? क्यों? रिपल्सन जब होगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों को सामने लाने की कोशिश करेगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन जब होगा तो आर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ता है, याद रखिएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बोले सर यहाँ पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अरे दिखता है बच्चा, दिखता है। यहाँ पे आर पे ये बात डिपेंड करता ही नहीं। असल में कहां से ये दो चार्जेस को लाए पता है? अगर आपको पता हो तो इन्फिनिटी से लाए, तो वहां से डिस्टेंस देखा जाता है, ये डिस्टेंस नहीं देखा जाता है। ये जो आर को घटा रहे हो बढ़ा रहे हो ना, इस आर से इस पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, वहां से डिस्टेंस बढ़ रहा कि घट रहा है, इससे मतलब। तो जो भी है वहां पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रिपल्सिव नेचर का फोर्स है, अगर नेचर ऑफ फोर्स क्या है, रिपल्सिव है, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बोलो, इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं?
और अगर अट्रैक्टिव नेचर का हो, अगर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए आपको बोल देता कि एक प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच क्या होता, अट्रैक्शन होता। अगर अट्रैक्शन होता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, डिक्रीज करता। फिलहाल आपको क्या बोला है कि एक प्रोटॉन है और दूसरा भी प्रोटॉन है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और तरीका, प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे चार्ज जो भी आएगा प्लस में आएगा, यहाँ भी जो चार्ज आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस 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 होगा। लेकिन यही चीज प्लस होगा बोलने का मतलब यू जो है प्लस में ही रह जाएगा, मतलब बढ़ेगा। लेकिन अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जो चार्ज होगा ये प्लस में होगा, लेकिन एक चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वन ऑफ देम अगर माइनस हो जाए, अगर दोनों माइनस हो जाए तो क्या होगा, अरे दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाए तब भी तो रिपल्सन होगा। देखो Q1 की जगह भी माइनस होगा, Q2 की जगह भी माइनस होगा, तो माइनस इंटू माइनस फिर प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ, अभी बताया, बढ़ा। सेम चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में ही है। माइनस इंटू माइनस प्लस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात भी एनालिसिस करके बता दी। अगर यही सवाल आपसे इस तरह से पूछा जाता है, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर, तब भी सेम आंसर होता है, इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्सन होता है। लेकिन अगर बोलता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तब क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्शन से क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। बहुत ज्यादा टाइम इस चीज को नहीं देंगे हम। अब हम जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, इस क्लास का, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस पर हम जंप करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्लास 11 में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोटेंशियल एनर्जी है। आप कह सकते हैं कि क्लास 9 से आप इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए उस चीज को देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कब रोल में आता है कि जब कोई दो मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और कौन सा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब दो ऑब्जेक्ट्स या चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स था, तो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया है? तो यहां पर यह बात लिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज यूजुअल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है ज्यादातर यूज होने वाला। and is the energy associated with the state of separation between two bodies that interact via gravitational force। दो बॉडीज के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा हो, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों बॉडीज से एसोसिएटेड होता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? कैसे निकालेंगे तो सुनिएगा ध्यान से। एक सिचुएशन ली है, फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ध्यान से सुनिएगा, एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है और कुछ डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक और मास का ऑब्जेक्ट जो है दैट इज m2 मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ। क्लियर है? अब जरा बताइए इन दोनों मासेस के बीच में क्या होगा? ऑलवेज अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या क्या होता है, कभी कभी रिपल्सिव भी होता है अगर सेम चार्जेस हो जाए तो। यहाँ मासेस तो हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं एक दूसरे को। तो यहां पर जो फोर्स है, लेट्स सपोज दिस, ये जो मास आपको दिख रहा है, ये जो बॉडी दिख रहा है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द फोर्स, यू कैन से दिस इज द फोर्स ऑन वन मास 1 बाय 2। हाँ ना? क्लियर है कि नहीं? और अब ये मास क्या करेगा, इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज द फोर्स ऑन 2 बाय 1, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड ये दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के, आपको पता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी को जितना अट्रैक्ट करेगा, दूसरा बॉडी भी पहला बॉडी को उतना ही अट्रैक्ट करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। सो F12 इज इक्वल टू F21 होगा, और इसका फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यस और नो? ये फोर्स कितना है का बात हमने आपको बताया, बट द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगर आप लास्ट क्लास में थे तो आपको ये बात पता होगा, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है,
और ये फोर्स किसके इक्वल होता है ना, du/dr के इक्वल होता है, वो भी नेगेटिव का। कारण क्या है, ये नेगेटिव वर्ड उस समय लगता है जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन हो। अगर रिपल्सन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास जो है कवर किया गया है। सो अगेन, इफ द फोर्स यू आर वाचिंग हियर एंड वी वांट द u, तो आपको क्या करना चाहिए, इस r को इधर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। F के साथ अगर r को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, सोचो ना, ये u है, ये r है, अगर ये r यहां आएगा तो f इंटू आर। F अगर ये है, इसको साथ r को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक r और ये वाला r दिख रहा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक r बचेगा। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r होता है। क्लियर है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ जरा, क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पर एक माइनस लगा सकते हो तुम, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है। प्लस माइनस जो चार्ज था उसमें भी ऐसा होता है, हमने आपको बताया था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो रिजल्ट क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस में, प्लस माइनस माइनस। तो अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस के बीच में, अट्रैक्शन जब भी होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो कैसे आया, समझ में आया, u कैसे निकाले, अगर ये u है, अगर ये r है, r आ गया f के साथ, तो f का वैल्यू अगर ये है, इसके साथ r मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऊपर का r और नीचे r स्क्वायर है, कट जाएगा, क्या बचेगा, r बचेगा। इससे क्या निकल जा रहा है, Gm1 m2 by r। ये जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जानना है तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जाकर के देखना होगा आपको, ये चीज वहां पर डिटेल में डेरिवेशन कराया जा चुका होगा। क्लियर है कि नहीं। बाकी आपको थोड़ा सा हिंट तो दे दिया आपको, उस बात उस लेवल से आप कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यस और ऑलरेडी आपको पता है। चलिए वापस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन ना हो, सिचुएशन अगर अर्थ के साथ गेम हो रहा हो, लिख रहा है इफ अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m, at height h relative to surface of earth the gravitational potential energy। अब क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। ये सब बातें हम मिटा दें, जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया। अगर नोट करना किसी को तो नोट कर लीजिए, यहीं से हम इस चीज को निकालें, लेकिन ये जरूरत का चीज नहीं है अभी फिलहाल हमारा। क्लियर है कि नहीं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चल रहा है, वो पढ़ चुके हो और आगे पढ़ोगे भी ग्रेविटेशन चैप्टर में। ध्यान से सुनिएगा। नाउ द सिचुएशन इज, इफ दिस इज अर्थ और अर्थ का रेडियस हम कैपिटल आर मान रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, और एक m मास का ऑब्जेक्ट, ये m मास का ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से कुछ हाइट पर है। लेट सपोज कितना हाइट पर है, तो अर्थ का सरफेस है ये मान लेते हैं, अर्थ का सरफेस से कितना हाइट पर है, तो h हाइट पर है। क्लियर है कि नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड, इफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट हाइट h रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस ऑफ अर्थ है उससे कितना हाइट पर रखा हुआ है, m मास का बॉडी h हाइट पर रखा हुआ है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी विल बी, इस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्लियर है कि नहीं। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी विल बी, सुनिए ध्यान से, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस और नो, कितना फोर्स लग रहा है अगर पूछा जाए, चलो यहाँ पर नहीं लिख रहे, यहाँ पर बताओ, ये मास पर कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, सर ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, यस और नो, यस और नो, लग रहा है, हाँ कि ना, क्लियर है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे, देखो ध्यान से, mg और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है h है, यहाँ लिखोगे mgh डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस h बाय r। सर कैसे आया सर, फिर से बोल रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर में प्रूफ किया जाएगा। सर ये हमारा काम का चीज है क्या, ये बहुत ज्यादा काम का चीज नहीं है, लेकिन इसी से जो निकलेगा ना वो हमारा काम का चीज है, अभी देखेंगे, इससे ही निकलेगा। बोलिए बच्चा, यहां तक क्लियर है। mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r, कौन क्या है, समझ में आ गया है। h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये सब आई होप नहीं बताना चाहिए आपको, यहाँ ड्राइंग अगर आप बना लिए हैं तो आपको दिख रहा है कौन क्या है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं। नाउ सुनिए ध्यान से, इफ h इज वेरी स्मॉल देन r, ये जो
अर्थ के सरफेस से हमने ऑब्जेक्ट को जितना हाइट लिया है वो हाइट अगर अर्थ के रेडियस से काफी छोटा हो, और ऑब्वियसली है, अरे अर्थ का रेडियस, अर्थ का डायमीटर पता है कितना, 6400 किलोमीटर्स, समझ में आ रहा है, 6400 किलोमीटर्स। उस कितना हाइट लेके गए हो यहां से तुम, 1 किलोमीटर लेके गए हो मान के चलो, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। अगर ये हाइट अर्थ के रेडियस से काफी छोटा हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में कुछ गेम नहीं होता है, आपको पता है, पहले भी आप किए हैं, एरर एनालिसिस जो चैप्टर 1 में हमने कराया था उसमें किया था, बाकी आप क्लास 10th से भी जानते हो। आप नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो, अगर h काफी कम है r से, क्या हो जाएगा, h अगर काफी कम है r से, तो इसका मतलब ये जो टर्म आपको दिख रहा है h/r, वो क्या होगा भाई, ये काफी कम है r से, मतलब मान के चलो ये 1 है और ये मान लो 1 मान के चलो 5000 है, 5000 है, लेट सपोज एग्जांपल, इसका कोई मतलब रह जाता है, इस वैल्यू का कोई मतलब रह जाता है, समझ में आ रहा है। तो हम कह रहे हैं इफ h इज वेरी स्मॉल देन r, यू कैन से फ्रॉम डिनोमिनेटर h/r नेग्लेक्टेड। अगर हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर दे फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम mgh अपॉन 1, mgh अपॉन 1 का मतलब mgh ही होता है ना, और यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम रट्टा मार रहे हो क्लास 9 से, समझ में आ रहा है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh, यही रट्टा मार रहे हो ना, हाँ, लेकिन ये कब होता है इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ में काफी ज्यादा डिफरेंस रहे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस काफी कम रहे इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब ऐसा होता है। एक्चुअली ये है, दिस इज द एक्चुअल वन, लेकिन चूंकि ये अर्थ का सरफेस में हम खड़े हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ इतना हाइट तक लेकर के आए हैं और बोल रहे जरा बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h/r। भाई यहाँ का जो h है ना अर्थ से, वो रेडियस ऑफ अर्थ से काफी छोटा है, तो उस h/r का कोई मीनिंग है ही नहीं, h/r का वैल्यू बहुत बहुत 0.00000 समथिंग आएगा, तो उसको 1 प्लस करके उसको लिख के क्या ही मतलब रहेगा, 1 प्लस दैट मच, समझ में आ रहा बच्चा, h/r इज वेरी स्मॉल, तो 1 प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, वेरी स्मॉल जो टर्म होगा 0.000000001 ऐसे कुछ आएगा मान लो, तो 1 प्लस दिस मच, तो 1 के ही लगभग बराबर हो जा रहा, तो समथिंग डिवाइड बाय 1 क्या हो जाता है, mgh ही हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्टली इस चीज को यूज कर पा रहे हो। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh किस लिए ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को mgh मत चिल्लाइएगा अब से, क्योंकि आप 9th में नहीं है, अगर आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो आप बताइएगा mgh, ओके चलेगा, और एग्जैक्टली बताओ, अभी आपको बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, तो अब आप ये बात बताओगे mgh अपॉन 1 प्लस h/r होता है, h क्या है कि अर्थ के सरफेस से कितना हाइट आपने ऊपर लेके गया, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। और ये कब होगा, जब दो मासेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात होगा, तब का बात होगा, और ये अर्थ के और कोई मास के बारे में बात हो रहा है, ये भी अर्थ और मास के बारे में बात हो रहा है, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है, ओके है, ओके है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज वगैरह आप पढ़ रहे हो ना, इसका एनर्जी ग्राफ देखेंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने बताया, अब ग्राफ देखेंगे इसके किसके बीच, एनर्जी हाइट ग्राफ, मतलब जो आपने अभी देखा कि एक अर्थ का सरफेस हमने बना दिया और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो कह रहा है इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है या टोटल एनर्जी है, उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, मतलब एनर्जी विद द हाइट, समझ में आ रहा है, एनर्जी विद द हाइट का मतलब यही है कि एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, और हम यहाँ ग्राफ आपको शो कर देते हैं किस तरह से बनाने जा रहे हैं। एक एक्सिस में हम ले लेते हैं, इधर हम एनर्जी शो करेंगे, ठीक है, और इधर हम हाइट शो करेंगे, क्लियर है कि नहीं है, चलिए ध्यान से सुनिएगा फेनोमेना 1 बाय 1 और वहां ड्रॉ करते हुए चलेंगे। कह रहा व्हेन अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, देन इट पॉसेस काइनेटिक एनर्जी बट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं,
क्लियर है? मतलब इस समय इसके पास क्या होना चाहिए? एक इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। और अगर किसी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन चूंकि यहां पर हाइट को हम क्या मान रहे हैं? मैक्सिमम, ये ऐसे जाते जाते मान के चलिए लास्ट यहां पर आएगा और मैक्सिमम हाइट हम मान के चलते हैं कितना है? यहीं तक जा पाएगा, ठीक है, एच हाइट तक जा पाएगा। तो ग्राउंड लेवल में हम मान के रखे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितना है? बोलो यार, जीरो है। क्यों? क्योंकि हाइट यहां पर जीरो है। अभी थोड़ा देर पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने प्रूव किया mgh, मतलब ये हाइट के साथ साथ वेरी करता है बच्चा। हाइट यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब इस जगह पर आपको क्या मानना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो आपने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लिया? जीरो मान लिया। ओके है, बट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम हियर। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम हियर, दैट इज मान के चलिए हाफ mv² है। v वेलोसिटी से जा रहा है तो मान के चलते हैं हाफ mv²। ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसका मास क्या है? मान लेते हैं m है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv² है। क्लियर है कि नहीं है? अब बताइए जरा, जब ये ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा और यहां पर जैसे ही पहुंचेगा यहां पर वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा? जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाफ mv², v अगर जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो सारा एनर्जी गया कहाँ यार? कहीं ना कहीं तो गया, ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? पोटेंशियल एनर्जी में। और ये पोटेंशियल एनर्जी कितना बराबर हो जाएगा इसका? mgh। h हाइट तक जाने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है, दैट इज mgh हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? मतलब अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ mv² लिख रहे हैं यहाँ पर और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो था और यही काइनेटिक एनर्जी जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ये जो आप लिख रहे हैं mg हाफ mv² जो भी लिख रहे हैं, ये किसके इक्वल होना चाहिए? mgh के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं था और यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मतलब कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा कि नहीं यार? कोई बच्चा आकर के बोलने सर एयर रेसिस्टेंस की वजह से थोड़ा एनर्जी गया है, वो सब नेग्लेक्ट मार के चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? रियलिटी तो कुछ और होता है ना। काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट होगा, वो हमको भी पता है, थोड़ा बहुत कम होगा। कंप्लीटली एफिशिएंट कभी भी कोई चीज हो सकता है क्या? नहीं। बट ये हम एयर रेसिस्टेंस वगैरह मान के नहीं चल रहा कि नेग्लेक्टेड। ध्यान से सुनिए, एज द बॉडी मूव्स अपवर्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो था, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता गया और टॉप में जाकर के क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइट। हाइट बढ़ रहा था इस वजह से, बट द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा था ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी। यहां तक समझ में आ गया? तो जरा ग्राफ बनाओ, जरा बताओ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है ना। तो लेट्स सपोज द एनर्जी इज हियर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो है। ये जो, अच्छा दो कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक ब्लू कलर ले रहे हैं और एक रेड कलर ले रहे हैं, ठीक है? रेड कलर में हम पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रेड कलर है ये। क्लियर है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना है? जीरो। ओके, हाइट इज नथिंग, नो हाइट। भाई उधर आगे बढ़ाएंगे तब तो हाइट, हाइट यहाँ पर क्या है? जीरो। हाइट जीरो पर बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर है मैक्सिमम, ये वैल्यू है। क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ जीरो करती है। अब बताओ जरा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं? धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुका है? धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो चुका है। तो घटते घटते धीरे धीरे क्या कर दीजिए? जीरो कर दीजिए। ये जो ग्राफ आप बना रहे हो, ये किसका बना रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का। ओके, और ये जो ग्राफ आप बना रहे हैं, ये किसका बना रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी का। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर टोटल एनर्जी का बात करें बच्चा, किसी भी जगह पर मान लीजिए यहां पर बात करें, तो भी पूरे कंप्लीट मोशन के दौरान टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। मतलब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ता गया, जितना बढ़ा था ना पोटेंशियल एनर्जी, उतना काइनेटिक एनर्जी घटा भी था। दोनों को ऐड करके जो आने वाला है वो हमेशा कांस्टेंट है। यहां पर जो आया है हाफ mv² और यहां जो आया है mgh, दोनों आपस में इक्वल है, हम बोल रहे हैं बार बार। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या मैक्सिमम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम है, दोनों का पॉइंट जो है सेम ही है और सेम लेवल पे है। हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं किसका है? बोलो यार, टोटल एनर्जी का है। ई लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। आपको बार बार कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज कांस्टेंट। ये दोनों को ऐड करने से हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। क्लियर है कि नहीं है?
ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है सर, लिख देता है एट मैक्सिमम हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, मैक्सिमम हाइट में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, एंड पोटेंशियल एनर्जी सॉरी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, बट थ्रू आउट द कंप्लीट मोशन द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कंप्लीट मोशन के दौरान जो टोटल एनर्जी है, जो नेट एनर्जी है, वो क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस इज द ग्राफ रिक्वायर्ड। ये जो ग्राफ है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको डिस्कस कर दिया गया। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब डिपेंड ये करता है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कितना सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक फिनिश हो चुका है। हमने इस वीडियो में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस क्लास दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ही क्वेश्चन अगर आना हो तो आएगा। ग्राउंड लेवल पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो लेंगे, और हाइट बढ़ने के साथ साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते चले जाइएगा, और मैक्सिमम हाइट पर, दैट इज अगर h हाइट है तो mgh हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम यहीं पर इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।